आज हम अपनी इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे उसका नाम है सिंगापुर। ये एक इंतहाई छोटा मुल्क है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पहले बेइंतहा गुर्बत हुआ करती थी और आज यहाँ पर हर 6 में से एक आदमी करोड़पति है। एरिया वाइज ये मुल्क इतना छोटा है कि मैप पर नज़र भी नहीं आता, लेकिन इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और पर स्क्वायर किलोमीटर पर 7,000 लोग रहते हैं, जबकि इसी एरिया में इंडिया में 430 अफराद लोग रहते हैं। मैप पर देखें तो इंडिया और पाकिस्तान से इस तरफ ये मुल्क पाया जाता है। अगर इसको हम बैक टू बैक जूम करें तो हमें फिर जाकर ये छोटा सा मुल्क सिंगापुर नज़र आएगा। ये है सिंगापुर। सिंगापुर जो है 64 आइलैंड्स पे मुश्तमिल है। कुछ नेचुरल है, कुछ इन्होंने आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं। सिंगापुर में कोई सिटी नहीं है। सिंगापुर मुख्तलिफ रीजन्स पे मुश्तमिल है, जैसे नॉर्थ रीजन हो गया, वेस्ट रीजन हो गया। सिंगापुर के साइट्स के ऊपर सिंगापुर का टोटल रकबा 719 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया से तकरीबन 4,571 गुना छोटा है। इसके साइड्स पर मलेशिया वाक़ है। सिंगापुर की बॉर्डर सारी समंदर से मिली हुई है। यहाँ पर एक दो मशहूर स्टेट्स हैं, एक मलक्का स्टेट, एक सुंदा स्टेट है, जो साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से जोड़ती है। और जब भी कोई समंदर को, कोई दो समंदरों को कोई पाथ जोड़ते हैं तो हम उसको स्ट्रेट कहते हैं। ये रूट बहुत इम्पोर्टेंट था ट्रेड के लिए। ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया तक यहाँ से ट्रेड हुआ करती थी। चाहे मिडल ईस्ट में ट्रेड करनी हो या इंडिया या यूरोप में ट्रेड करनी हो, तो सबको इन स्टेट से गुज़रना पड़ता था। सुंदा स्टेट और मलक्का स्टेट अगर कंपेयर करें तो जो मलक्का स्टेट है वो फिर भी शॉर्टेस्ट रूट था ट्रेड के लिए सुंदा स्टेट के मुकाबले में। अब ऐसा हुआ, पहले 7वीं सेंचुरी में पोर्ट्स नहीं हुआ करते थे, तो फिर एक राजा जिसने इस इलाके पे कब्ज़ा किया, दपुंता श्री, उन्होंने यहाँ से टैक्स लेना शुरू कर दिया। इसके बाद यहाँ पर राजकुमार संगनीला की हुकूमत आती है। वो यहाँ पर देखते हैं एक खूबसूरत आइलैंड चमकता हुआ, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो यहाँ के मकामी लोगों से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि इसका नाम तमासेक है। उनको यहाँ पर एक जानवर नज़र आता है, तो वो पूछते हैं ये कौन सा जानवर है, तो कहते हैं सिंगा नाम का तरह का एक जानवर है। तो वो असल में शेर होता है, तो वो इस इलाके का नाम सिंगापुर रख लेते हैं। तो इसको उस वक्त में सिंगापुरा कहा जाता है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसका नाम सिंगापुर पड़ जाता है। आप अभी भी देख सकते हैं कि शेर का जो सर है वो यहाँ का नेशनल सिंबल है। अब आराम आराम से इस इलाके का जो मुल्कों को पता चलता है कि ये इलाका बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेड के लिहाज से, और जो भी यहाँ पे हुकूमत करेगा उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा आएगा। अब सब नेशंस को तो पता था कि इस जो ट्रेड रूट्स हैं मलक्का का कितनी इम्पोर्टेंस है। तो पुर्तगीज़ ने क्या किया कि 1511 में 1511 में इस एरिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्ट्स बनाए। अब पोर्ट से क्या फ़ायदा होता था कि जो भी शिप्स यहाँ पर आते थे उनको मेंटेनेंस या रिपेयर करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ होती थी वो यहाँ पर करते थे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बिज़नेस डेवलप होने लगा। तो इसको देखकर डच को थोड़ी तकलीफ़ होने लगी, डच कंपनीज़ को। तो उन्होंने क्या किया कि 1603 में एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद, एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद इस सारे एरिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो तो अपना इंडिया में अच्छा खासा पैसा बना रहे थे, लेकिन उनको भी इस रूट की ज़रूरत थी। तो उन्होंने वो डच के साथ किसी किस्म की डायरेक्ट लड़ाई नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पर सिंगापुर में हुकूमत करते थे, जो ख़ानदान का एक बादशाह हुकूमत करता था, तो उसके साथ उन्होंने एक मुआहदा किया। उसके बदले में उन्होंने उसको 8,000 स्पेनिश डॉलर्स दिए और ये मुआहदा किया कि अब वो जो भी चाहें सिंगापुर में कर सकते हैं। अब डच के पास चला गया मलक्का स्टेट और ब्रिटिशर्स के पास चला गया था सिंगापुर। अब इन दोनों में ऐसा, वही आपस में लड़ते तो नहीं थे, लेकिन इन दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया। दोनों ने इन इलाकों को तरक्की देना शुरू कर दी। दोनों चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स इनके पोर्ट्स के ऊपर आकर रुकें, तो इसके लिए इन्होंने उनको सहूलतें देना शुरू कर दी। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि इन दोनों जगहों ने तरक्की करना शुरू कर दी, बेहतर होने लगे और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने लगा। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स ने इसको, जो सिंगापुर का पोर्ट्स थे, इनको बिल्कुल फ्री कर दिया। इसके ऊपर वो किसी किस्म का टैक्स नहीं लेते थे। इससे इनको होता तो नुकसान था, लेकिन यहाँ पर जितनी भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। सिंगापुर का कोस्टल स्लोप बड़ा अच्छा था, यानी कि यहाँ पर जो भी शिप आते थे उनको कोई ख़तरा नहीं होता था।
डैमेज का, किसी किस्म का भी डैमेज का ख़तरा नहीं होता था। तो इस तरह हुआ कि चाइना से, इंडिया से, मलेशिया से यहाँ पर सिंगापुर में लोग आकर आबाद होने लगे। अब इतने मुल्कों के जब यहाँ पर लोग आकर आबाद होने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगा कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल अच्छी थी नहीं, और जो ब्रिटिशर्स थे उनका तो ज़्यादातर फोकस जो होता था पोर्ट्स की सिक्योरिटी और पैसा बनाने पर होता था। तो आराम आराम से यहाँ पर सारे इलीगल काम शुरू हो गए। जैसे यहाँ पर आकर लोग नशा करने लगे, यहाँ पर जुआ होने लगा, यहाँ पर जो गुलाम होते थे उनका बिकने का काम शुरू हो गया। तो यहाँ का माहौल कम्प्लीटली बिगड़ चुका था। और यहाँ पर जो आते थे लोग पोर्ट्स के अंदर आते थे, अपने शिप्स के अंदर आते थे, वो यहाँ पे इसको ज़्यादातर अपने लिए अयाशी का अड्डा समझते थे। चलें अभी बात करते हैं कि ये सिंगापुर के लोगों को अफीम यानी ओपियम की लत कैसे लग गई। ऐसा हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे जो चाइना के साथ जो ट्रेड करते थे, तो उनको ट्रेड में ये मसला था कि चाइना के को ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए होती थी जो ब्रिटिशर्स के पास हो, लेकिन ब्रिटिशर्स को अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, यानी कि हिंदुस्तान इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो डेफिनेटली ये ट्रेड डेफिसिट जाता था। तो फिर ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी खेली, उन्होंने एक चीज़ बनाई, एक प्रोडक्ट बनाई जो उन्होंने चाइना को एक्सपोर्ट करना शुरू की, और आराम आराम से पूरे चाइना को उसकी लत लग चुकी थी, यानी कि आदत पड़ चुकी थी। और वो क्या थी, वो अफ़ीम थी, यानी कि ब्रिटिशर्स ने चाइनीज़ को अफ़ीम के ऊपर लगाया था। उस वक्त सिंगापुर की आबादी जो थी वो 70,000 थी। पहले तो ये बिल्कुल ही गैर आबाद किस्म का आइसलैंड था, लेकिन आराम आराम से यहाँ की आबादी 70,000 हो गई थी, और उसमें से 30,000 जो थे वो चाइनीज़ लोग थे। अब इन चाइनीज़ की वजह से यहाँ पर सब लोगों को अफ़ीम की आदत पड़ गई थी, अफ़ीम का नशा करते थे। उस वक्त के अफ़ीम के नशे की आदत इनकी इस तरह से बयान की जाती है कि ये लोग एक दूसरे को, जब कोई घर में मेहमान आता था तो किसी चाय का नहीं पूछते थे बल्कि अफ़ीम का पूछा करते थे। और अक्सर औक़ात जब एक दूसरे से सैलरी भी लेनी होती थी, पेमेंट भी लेनी होती थी, तो पैसों की शक्ल में नहीं लेते थे, बदले में अफ़ीम लेते थे। तो आप खुद सोचें कि ऐसी जगह जहाँ पर अफ़ीम की लत लोगों को इस कदर लगी हो, तो वहाँ पे गलियों में वहाँ पे कैसा माहौल होगा उस इलाके में। इसके बाद ऐसा हुआ कि 1914 में पहली जंग अज़ीम शुरू होगी, और पहली जंग अज़ीम में जितने भी यहाँ के पोर्ट्स के लोग पैसे कमाते थे वो बंद हो गए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो पहली जंग अज़ीम में बंद थे, और वो अपना सारा पैसा और अपना सारा सरमाया पहली जंग अज़ीम के ऊपर लगा रहे थे, अपनी पहली जंग अज़ीम लड़ने पे लगा रहे थे। फिर इसके बाद अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 का, उससे भी सिंगापुर ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, उससे भी सिंगापुर की इकॉनमी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। अब शुरू होगी थी 1939 में वर्ल्ड वार 2, दूसरी जंग अज़ीम शुरू होगी थी। तो उसमें 1942 में जापान ने सिंगापुर के ऊपर हमला कर दिया। वहाँ पे ब्रिटिशर्स को 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हरा दिया। उन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर सोल्जर्स को तो नहीं मारा, जबकि वहाँ पे उन्होंने बेइंतहा सिंगापुर के लोगों का कत्लेआम किया। अब जी जब 1945 में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया, तो उसके साथ तो ये जंग ख़त्म हो गई थी। तो वापस इंग्लैंड ने सिंगापुर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन अब की बार ब्रिटिशर्स को अंदाज़ा हो गया था कि वो अब सिंगापुर पर इस तरीके से हुकूमत नहीं कर सकते। उन्होंने इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने का फ़ैसला किया, और जो लोकल लोगों थे उनकी भी राय लेना शुरू की। वहाँ पर पुलिस का सिस्टम, मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स को उन्होंने बेहतर करना शुरू किया, वहाँ के इदारों को एम्पावर करना शुरू किया, और अब सिंगापुर के लोग भी अपना डिसीजन लेने के काबिल समझने जाने लगे। 9 में सिंगापुर के अंदर जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं, और टोटल 51 सीट्स थी, इनके ऊपर इलेक्शंस होते हैं। और ली कुआन यू ये एक पीपल्स एक्शन पार्टी बना के इलेक्शन में उतरते हैं, और 51 में से 43 सीट्स ली को मिल जाती हैं, और वो सिंगापुर के पीएम बनते हैं। और यही वो आदमी थे जो सिंगापुर की काया पलट देते। ब्रिटिशर्स एक तरफ अपना सिंगापुर पोर्ट से पैसे बनाने में लगे हुए थे, दूसरी तरफ ली जो थे उनके विजन ने सिंगापुर के नेशनल इकोनॉमिकल सोशल सिचुएशन को। अब ली कुआन यू जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म बने तो उनको पता था कि अगर सिंगापुर अपने दम पर खड़ा ना हुआ तो, और ब्रिटिशर्स छोड़कर चले गए, तो यहाँ पर इनको लॉ एंड ऑर्डर को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी को लेके बड़े मसाइल होंगे। इसके अलावा सिंगापुर में चाइनीज़ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी, और रशियंस, कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की नज़र भी सिंगापुर के ऊपर थी।
गरीबी, झुग्गी झोपड़ियां, भुखमरी, अफीम के अड्डे, क्राइम और रेशियल अनरेस्ट जिस लेवल पे था उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, खाने की बहुत दिक्कत थी, लेकिन उसके बाद भी हर हफ्ते कोई ना कोई वर्कर का ग्रुप जो था वो स्ट्राइक कर देता था। सिंगापुर के अंदर लोग बहुत ही डिवाइडेड रहते थे, सिर्फ अपनी कम्युनिटी से ही मतलब रखते थे। सिंगापुर एज अ नेशन किसी का कोई लेना देना नहीं था, सब अपनी कम्युनिटी से मतलब रखते थे। और जो एरिया भी थे वो भी उन्होंने कम्युनिटी वाइज बांट किए थे। जैसे चाइनीज पॉपुलेशन की जो मेजोरिटी थी वो डाउनटाउन एरिया में रहती थी, मलेशिया की काम्पाउंग ग्लैम में रहती थी, इंडियन जो थे वो सेरांगून, उन्होंने सबसे पहले यही डिसाइड किया कि पूरे देश को यूनाइट करना होगा, वरना कोई भी पॉलिसी लेके आएंगे सब बेकार हो जाएगी। और पीएम बनते ही इन्होंने सिंगापुर का नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम बनाया। इनका जो नेशनल एंथम है वो भी बहुत छोटा सा है, इनकी जो करेंसी होती है उसके पीछे ही छपा होता है, उतने छोटे से एरिया में इनका पूरा नेशनल एंथम जो वो कवर हो जाता है। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए पीएम ली क्या करते हैं, फरवरी 1960 में जो 70% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती थी इनकी, अलग अलग कम्युनिटी बना के उसको खत्म करने के लिए पीएम ली ने हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड HDB बनाया। हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने क्या किया कि जमीन खरीद के बड़े बड़े हाउसिंग यूनिट बनाए और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को बहुत ही सस्ते में मकान दिए। जिनके पास पैसे नहीं थे उनको लीज पे दिए, और जो लोग जॉब करते थे उनका सेंट्रल प्रोविडेंट फंड जो होता था वो करता था, और ये जो फंड होता था वो रिटायरमेंट के बाद ही मिल सकता था, उससे पहले नहीं निकाल सकते थे। तो इसमें भी इन्होंने चेंज कर दिया कि अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी या घर बनवाने के लिए पीएफ निकालना है तो वो निकाल सकता है। अब इससे हुआ ये कि कुछ ही सालों में झुग्गी झोपड़ियां जो थी अब वो बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो गई थी, और गवर्नमेंट ने पर्पसली मिक्स पॉपुलेशन बिल्डिंग में अलॉट। सिंगापुर में एजुकेशन सिस्टम भी बड़ा अजीब था। जो माले लोग थे वो अपने स्कूल्स में पढ़ते थे, जो चाइनीज़ लोग थे वो अपने स्कूल्स में पढ़ते थे। इसके मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर ने या उनकी गवर्नमेंट ने ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जिसमें सब लोग मिलकर इकट्ठे पढ़ें, और ये स्कूल्स फ्री हुआ करते थे। तो जब लोगों ने देखा कि फ्री स्कूल्स में इतनी अच्छी एजुकेशन मिलती है तो सब के सब लोगों ने इन फ्री स्कूल में जाना शुरू किया, और इस तरीके से जितनी भी कम्युनिटीज़ थे उन्होंने इकट्ठा पढ़ना शुरू किया, जिसकी वजह से इनके अंदर एक किस्म की यूनिटी पैदा हुई, अमांगी पैदा हुई, और सिंगापुर की तरक्की में इस चीज़ ने बड़ा मेन किरदार अदा किया। और अब लोग सोचकर ये हैरान होंगे कि आज यहाँ का लिटरेसी रेट 97% है। एक वक्त में वो जो लोग जो अफीम के नशे में धुत रहते थे, आज उनका लिटरेसी रेट 97% है। इस वक्त सिंगापुर इस वक्त पर कैपिटल इनकम में दुनिया के दूसरे नंबर पर और एशिया के पहले नंबर पर है। सिंगापुर की GDP तकरीबन 670 अरब डॉलर है, और यहाँ के लोग मंथली पाकिस्तानी रुपीस के अंदर इनकी इनकम 20 लाख रुपए है। इन्होंने इस कदर प्रोग्रेस की है अपनी पोर्ट्स के थ्रू, अपनी डेवलपमेंट्स के थ्रू। इस वक्त ये एक दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। सिंगापुर की इस सारी तरक्की का सेहरा जो जाता है ली कुआन यू पे जाता है। अगर हम नोट करें कि अगर किसी मुल्क को अच्छा लीडर मिल जाए तो वो मुल्क किस हालत से किस हालत तक पहुंच सकता है, अगर उसकी क़यादत बेहतरीन हो, उसको काम करने का तरीका आता हो, वो सिंसियर हो। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी एक सबक है कि अगर हम अपने लीडर्स का चुनाव सही तरीके से करते हैं और काबिल और ईमानदार लोगों को और सिंसियर लोगों को अपनी लीडरशिप पर लाते हैं तो हमारा मुल्क भी ऐसी तरक्की कर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी सिंगापुर पे वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।